अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। आवाज़ आज हमारी धीमी इसलिए है क्योंकि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की वर्ल्ड कप क्रिकेट में जो हमारी एक जर्नी थी वो शायद कल इख्तिताम पजीर हो चुकी है। काफ़ी ऐसा मौका है जिस पे हम हम मिरेकल्स चाह रहे होते हैं। हम चाह रहे होते हैं कि कोई मुआवजा हो जाए। हमने स्टोरीज़ में भी वो हमें स्टोरीज़ ज़्यादा पसंद आती हैं जिसमें बेचारा एक अंडरडॉग होता है, सारे ज़माने की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज़ होते हैं, वो उसके अगेंस्ट होता है, फिर भी एक हीरो अपने लिए रास्ता बना ही ले लेता है। और वो स्टोरी हमें इतनी पसंद है कि हम हर जगह उसको अप्लाई करते हैं, खुसूसन जबकि हमारे अर्लियर मैचेस में पाकिस्तान की कारकर्दगी अच्छी ना रही, लेकिन फिर भी भोली मासूम पाकिस्तानी अवाम ये चाहती थी कि हम सेमीज़ तक पहुँचें, वर्ल्ड कप जीतें। एक्चुअली हमें ये मैवरिक ट्विस्ट जो होता है ना स्टोरी में, वो बहुत पसंद है। तवक्कुआत हम वाबस्ता कर लेते हैं ना सिर्फ अपनी टीम से बल्कि बकाया टीम से भी, कि भाई वो ऐसा कर लें, कोई एक उनका प्लेयर रह जाए, वो हमारे गेम हमारी स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, फ़लाने को हरा दें, फ़लाने से जीत जाएं। अब ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। पहले इंग्लैंड को नहीं हरा पाई इंडिया की टीम, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। इससे इंडिया की पोजीशन को फ़र्क नहीं पड़ा, इंग्लैंड की पोजीशन मुस्तहकम हो गई, उनका एक कमबैक हो गया। इनफैक्ट उन्होंने हमारी जगह ले ली और ऐसा लगता है उन्होंने हमसे अपना 92 का बदला ले लिया। दूसरी तरफ जी, कल न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड मैच था, उससे भी पाकिस्तानी अवाम की बड़ी ख्वाहिशें थी और उस पर भी हमारे बेचारे, आप देखें, ऑप्टिमिज़म का हमने एक नेक्स्ट लेवल अचीव किया। हमारी पॉजिटिव थिंकिंग का ये हाल था कि हमने कहा कि चलें, अगर खुदा ना खास्ता न्यूजीलैंड जब तक ये मैच नहीं ख़त्म हुआ था कि न्यूजीलैंड नहीं जीत पाता, और जो कि वो नहीं जीता। अगर प्रेशर की बात की जाए, पाकिस्तानी टीम पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ठीक है, अगर हम सेमीज़ की रेस से बाहर भी हो चुके हैं अगर, तो ये बड़ा अहम है कि कल का मैच हम कैसे खेलेंगे। जैसे हमने कहा कि जी खित्ते में कुछ ज़्यादा हमें लोग पसंद नहीं करते, राइवलरीज बहुत ज़्यादा हैं। अफगानिस्तान के जो फैंस हैं उन्होंने क्या कि हमें पता है पाकिस्तान इंडिया के मैच में क्या होता है, ये भी हमारे सामने है। और कल का मैच यानी 5 जुलाई का पाकिस्तान का पॉसिबली द लास्ट मैच इन वर्ल्ड कप 2019 हमारे लिए जीतना ज़रूरी है बिकॉज ऑफ आवर प्राइड। आई थिंक दिस इज़ अगेंस्ट बांग्लादेश। बांग्लादेश भी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाएगा पाकिस्तान को हराने के लिए। और अगर एक्चुअली उनकी परफॉर्मेंस को देखा जाए, उनका जो लास्ट मैच अगेंस्ट इंडिया रहा है, दे हैव एक्चुअली लर्नड अ लॉट एज वेल। उन्होंने भी अपनी कारकर्दगी को काफ़ी हद तक बेहतर किया है। लेकिन अब जो मार्जिन सामने आए हैं, या तो ये जो मैच अभी हमारा कल हुआ है इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, उसमें स्कोर इतना हाई नहीं होता, या न्यूजीलैंड ने अगर आउट होना था तो बहुत जल्दी आउट हो जाते और इसकी वजह से सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो जाती। दिस इज़ अ बिग की क्वेश्चन ओवर हियर कि अब सूरत हाल क्या होगी। जैसे मैंने पहले कहा कि 500 का रन बनाए, पूरी टीम को 50 पे आउट कर दें, ये तो मैं अपनी बात कर रही थी, कुछ इसी तरह का मार्जिन आपको दरकार है। लेकिन एक्चुअल नंबर कैलकुलेशन हो चुकी है। आई थिंक 311 या 317 की लीड से पाकिस्तान को जीतना है, विच इज़ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। बट देन अगेन मज़ीद हमारी टीम पे प्रेशर बढ़ाते हुए ये नंबर्स का गेम क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। टू मच प्रेशर, यानी आपकी जो बातचीत है वो इसी बात से शुरू हो रही है कि टॉस जीतना भी ज़रूरी है, बैटिंग करना भी ज़रूरी है, कैसे आउट करेंगे। इतनी लीड, 316 रन की लीड होनी चाहिए। और यानी अगली टीम भी कोई बच्चों की टीम तो नहीं है ना, यानी वो भी वर्ल्ड कप में आई है। तो हज़ार ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। इस वक्त कराची का मौसम भी काफ़ी अबर आलूद है। ऐसा लग रहा है कि वो जो बादल हैं वो हमें दिलासा देने के लिए आए हैं, जो तपिश हम महसूस कर रहे हैं उससे हमें थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए आए हैं। लेकिन कोई मौजज़ा ही होगा जो हमारी पोजीशन को बरकरार रखे। बट देन अगेन आई थिंक दिस शुड बी अ लेसन। हमारे पास रॉ टैलेंट बड़ा ज़बरदस्त है। अगर आप हमारे इंडिविजुअल प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को देखें तो दे डू प्रीटी वेल, लेकिन जो स्ट्रैटेजी वाइज है या कहीं कहीं ऐसा लगता है कि किस्मत हमारा साथ नहीं देती। इंडिया के ख़िलाफ़ जो हमने मैच खेला उसमें कई लोग ये कह रहे हैं कि जी फैसला बिल्कुल सही था, यानी आपको पहले उनको बैटिंग करनी ही देनी चाहिए थी मौसम की सूरत हाल को देख के। लेकिन फिर ऐसा लगा कि सेकेंड इनिंग जबकि बारिश की तवक्को नहीं थी उस वक्त हो गई, पहली इनिंग में धूप निकल आई। तो आई मीन थिंग्स हैव बिन अगेंस्ट अस। लेकिन फिर भी जी खिलाड़ी तो खिलाड़ी होता है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। और ऐसा लगता नहीं है कि पाकिस्तान टीम इस वर्ल्ड कप में अपनी जगह बरकरार रख पाएगी। लेकिन अब आगे क्या करना है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप हमें ज़रा ट्वीट तो कीजिए और कॉल करके ये बताइए कि अब पाकिस्तान के बाहर होने के बाद आपकी फेवरेट टीम कौन है। यानी हम अभी भी लोग कहेंगे कि जी एक पैर थोड़ा सा भी हमारा अंदर है और ये कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आई मीन द ऑड्स आर रियली अगेंस्ट अस। तो अच्छा जी, पाकिस्तान टीम को अगर माइनस कर दें तो वर्ल्ड कप 2019 में आपकी फेवरेट टीम कौन है, किसको आप सपोर्ट करना चाहेंगे। बहुत सारे एंटी इंडिया कमेंट्स आने वाले हैं। मुझे लगता है कि अब लोगों ने ये तैयार कर लिया कि कोई और जीते तो जीते, लेकिन क्योंकि आपने इंग्लैंड को नहीं हराया था तो आपने नहीं जीतना है। तो क्या आप भी इस बात से एग्री करते हैं, आप भी चाहते हैं कि भारत के अलावा एनीबडी शुड पिक अप द वर्ल्ड कप? मैं
अनाज, या आपके अभी भी एक एक्सीलेंस पसंद राय इसमें मौजूद है कि मे द बेस्ट टीम विन? इस पर हम बात करेंगे जी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज़रा मुल्की सूरत हाल पे वापस आ जाते हैं, क्योंकि क्रिकेट तो मेरे ख्याल में अब दिस इज़ इट फॉर अस फॉर द वर्ल्ड कप, दैट्स इट फोक्स, वो वाला पॉइंट आ गया है। लेकिन ज़रा मुल्की सियासत पे अगर बात की जाए तो ऑफकोर्स पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो आपके रेवेन्यू जनरेटिंग एरियाज़ हैं उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। कल हमने देखा कि जहांगीर तरीन साहब की एक मेन हेडलाइन जो अखबारात में थी वो उनकी प्रेजेंट की भी एग्रीकल्चर पॉलिसी थी। इस ज़रूरी पॉलिसी में क्या कुछ है, क्या मराद दी गई है, क्या रिस्ट्रक्चरिंग की बात की जा रही है? क्योंकि अक्सर लोगों का ख्याल है कि जिस तरह मामला चल रहे हैं, ना ज़रात में लोगों को वो इंसेंटिव नज़र आ रहा है, ऊपर से जो दूसरी तरफ हम एहतसाब और काला धन और फॉर्मल इकॉनमी करने की बातें कर रहे हैं, उसकी वजह से भी इनकम दैट इज़ जनरेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर इज़ गोइंग टू बी टैक्स, तो ये फर्दर इंसेंटिव को कट डाउन करता है। इसके अलावा चाहे वो अफगान ट्रांजिट रूट हो या अक्रॉस टूवर्ड्स इंडिया हो, जहाँ बेहतर कीमत मिलती है एट टाइम्स हम अपना अनाज एक्सपोर्ट कर देते हैं। और उसके बाद सूरत हाल ये है कि इस वक्त 22 करोड़ की आबादी का मुल्क किसी भी एक ज़रूरी प्रोडक्ट में खुद कफ़ील नहीं है। हमें चीनी से लेके आलू से लेके दालें तक तमाम चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है, जब हम लग्जरी गुड्स को बड़ा क्लियरली डिफाइन कर रहे हैं, जान बचाने वाली अद्वियात से लेकर हमारा जो फ्यूल प्राइस है, एवरीथिंग इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क है जी। रीएडजस्ट अपने लाइफस्टाइल को कैसे करें अपनी मुल्की हकीकत के हवाले से? तो आई थिंक इट इज़ ऑल्सो द टाइम जब हम अपनी फूड सिक्योरिटी को, हमारा फूड पे आने वाला जो बिल है और उस पर खर्च होने वाला ज़र मुबादला, उस पर भी नज़र डालें। इस पर बात करते हैं जी। आज पाकिस्तान की ज़रूरी पॉलिसी किधर खड़ी है? व्हाट इज़ इट दैट वी आर प्लानिंग टू डू? क्या इसमें भी IMF की शराइत का कुछ अमल दखल है या नहीं? ये सब जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। देखें जी, हम हमेशा बात करते हैं कि जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उसमें अशिया खुर्दनोश बहुत ही अहमियत की हामिल हैं। जब मईशत का बार बार आप जिक्र सुन रहे हैं कि इस वक्त महंगाई बहुत बढ़ रही है, तो बार बार आटे, दाल, चीनी, चावल के भाव की बात की जाती है। वैसे भी बड़े बुज़ुर्ग जब हमें नसीहत देते हैं तो वो कहते हैं कि जी आप ज़रा ख़ुद तो कमाना शुरू करें, अपना घर चलाएँ, आपको आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। इस वक्त यही सूरत हाल पाकिस्तान के ऑफकोर्स आवाम की है। हम जो चीज़ें पहले कम कीमत में हासिल कर पाते थे, अब ज़्यादा कीमत देनी पड़ती है। अगर आपको याद हो 2008 में जब पूरी दुनिया में रिसेशन आया तो पाकिस्तान ने 2010 में बदतरीन सैलाब और बारिशें देखी हैं, जिसकी वजह से खड़ी फसलें पाकिस्तान की तबाह हुई। क्लाइमेट चेंज एक इसमें बहुत बड़ा एलिमेंट है, लेकिन साथ साथ जिस तरह हमने एक पाकिस्तान के ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद क्रिमिनल नेग्लिजेंस की है पिछले 70 सालों में, कि ना हमने इस सेगमेंट को, इस सेक्टर को कोई मराद दी। कुछ लोग कहते हैं कि जी क्योंकि इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल ज़्यादा होता है तो ख़ास मराद तो ले ली जाती है, लेकिन उससे मुल्क को फ़ायदा नहीं होता, बल्कि जो ज़रूरी कामों में मुलव्वस लोग हैं, जो जिनके अपनी ज़मीनें हैं, जो ज़मींदार है, सिर्फ उनका फ़ायदा होता है। इसकी वजह से पाकिस्तान की आज भी जो अनाज की यील्ड पर एकड़ है वो बहुत कम है। जब जिन सैलाब का और बारिशों का मैं जिक्र करी थी, उसके बाद हम लिटरली एक फूड इनसिक्योरिटी की सिचुएशन में गए थे। मुझे अच्छी तरह याद है 2010 का जो फेडरल बजट पेश किया गया था, तो हिना रब्बानी खर साहिबा उस वक्त शी वाज वन ऑफ द एडवाइजर्स टू द इकोनॉमिक्स मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री, और उन्होंने यही कहा था कि इस वक्त हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करें, कि हमारी 22 करोड़ 20 करोड़ जो उस वक्त आवाम थी उसको हम अनाज और खाना कैसे प्रोवाइड करें। आज फास्ट फॉरवर्ड 2019 हम एक ऐसे पॉइंट पे हैं जब हम आवाम के लिए दालें, चावल, आलू, इस तरह की जो बेसिक हमारी सब्जियां हैं वो इंपोर्ट करने पर मजबूर हैं। और इंपोर्टिंग में भी फिर इससे जुड़े हुए कई मसाइल हैं। हम अक्सर बात करते हैं कि जी अब ये खुशनुमा फल तो बहुत है, खुशनुमा सब्ज़ी तो बहुत है, लेकिन इसमें जायका नहीं है, इसमें मिलावट है। उन इश्यूज़ पे हम बाद में आएंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि जिस तरह मैं पहले जिक्र करी थी कि प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल एग्रीकल्चर इमरजेंसी प्रोग्राम, यानी अब इसको इमरजेंसी की बुनियाद पर एड्रेस करने की कोशिश की गई है। और हम देख सकते हैं कि 309 बिलियन रुपयों का, यानी 309 अरब रुपए का इसके लिए फ़ंड कायम किया गया है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। और इसमें हम देख सकते हैं कि जहांगीर तरीन साहब जब इस पर बात कर रहे थे
तो उनके साथ तमाम ही प्रोविंशियल मिनिस्टर्स एग्रीकल्चर के मौजूद थे, मां सिवाय सिंध के। इसकी क्या वजह बनी? क्या एक दफ़ा फिर जो पाकिस्तान का नेशनल पॉलिसी प्लान है, खुसूसन ज़राअत से मबनी, जो कि हमारी लाइफ लाइन है, उसमें हम एक दफ़ा फिर देखते हैं कि क्या वो सियासत की नज़र हो गया? क्योंकि सिंध के अलावा तमाम बाकी सूबों में सूबाई हुकूमतें भी PTI की हैं, और ये क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का यानी वफाकी एक इमरजेंसी नाफिज की गई है, तो बहुत अहम है कि सिंध एटलीस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर इसमें रखता। ग़िज़ाई किल्लत और यील्ड पर एकड़ और क्रॉप्स का मार्केट तक ना पहुंच पाना, इसकी वजह से नुकसान उठाना, ये तमाम वो हक़ाइक़ हैं जो सबसे ज़्यादा फेस करते रहते हैं सिंध के अवाम और सिंध की ज़राअत से जुड़े हुए हारी और लोग, और अक्सर इसमें और दूसरे मसाइल भी हैं। अब ज़रा इसकी डिटेल्स में अगर हम जाते हैं तो ये भी पता करना ज़रूरी है कि ये जो फ़ंड बनाया गया, जो इमरजेंसी प्रोग्राम नाफिज किया गया है, इसके चीदा चीदा नकात क्या होंगे, इसकी वजह से हम अगले 5 सालों में क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या यील्ड पर एकड़ बढ़ाने की बात हो रही है, क्या एग्रीकल्चर सेक्टर को रिस्ट्रक्चर करने की बात हो रही है, क्या क्रॉप सब्सटीट्यूशन होगी, क्या कोई बेहतर पॉलिसीज़ प्राइस कंट्रोल के हवाले से आ रही हैं। ये वो तमाम एरियाज़ हैं जिनको हम एक्सप्लोर करेंगे, और आज हमारे पास इसी हवाले से एक्सपर्ट मौजूद हैं। ही इज़ एन एग्री बिजनेस एक्सपर्ट और इनका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है इन फाइनेंस एंड बैंकिंग। हमारे साथ मौजूद हैं यूनुस संदेला साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच यूनुस साहब। सबसे पहले योर कमेंट्स एंड योर इनिशियल रिएक्शन टू जहांगीर तरीन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कि जब उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की इमरजेंसी प्रोग्राम अनाउंस किया, उसको आपने कैसा देखा? बिकॉज दिस इज़ योर फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज। देखिए, सबसे पहले तो सिद्रा, ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है मेरे नज़र में कि एटलीस्ट वी हैव स्टार्टेड टेकिंग एग्रीकल्चर सीरियसली। हमारा अलमिया ये रहा है कि हम बचपन से ये बात सुनते आ रहे हैं, जब से मतलब होश संभाला है कि जी एग्रीकल्चर इज बैकबोन ऑफ ज़रूरी मुल्क है, और जी हमारा बैकबोन इकोनॉमी का जो है वो ज़राअत है। मगर हमने उसको उस तरह से सीरियसली कभी लिया नहीं, और हमने उसको समझा ही नहीं। मैं समझता हूँ कि सीरियसली लेना तो बहुत दूर की बात है, हम एग्रीकल्चर समझ ही नहीं पाए, और उसके पीछे एक वजह जिसमें मैं आता हूँ अभी। जहाँ तक इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट का ताल्लुक है, आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। जहांगीर तरीन साहब का अपना एक बहुत बड़ा तजुर्बा है एग्रीकल्चर के अंदर, और ही इज़ अ सक्सेसफुल एग्रीकल्चरिस्ट, तो इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और उन्होंने जो मैंने डॉक्यूमेंट देखा, वो उसकी जो अच्छी चीज़ है वो ये कि दे हैव ट्राई टू टच अपॉन ऑल इम्पॉर्टेंट एरियाज़। कोई ऐसे नहीं है, पास में होता रहा है कि हमारी एक तो हमारी पॉलिसी बहुत ज़्यादा सब्सिडी ओरिएंटेड होती थी कि जी हम हमेशा लुक डाउन अपॉन करते रहे एग्रीकल्चर को और एग्रीकल्चरिस्ट को। एक एडवोकेसी ग्रुप, प्रेशर ग्रुप्स बन जाते थे ज़राअत के, जो अपनी मसलब की बरात आपसे बस ले लेते थे। देखिए, इसमें इतना बड़ा एक मिडलमैन तबका है, एग्रीकल्चर को डोमिनेट ही वो करता है किसी ना किसी फॉर्म में। अब आपने जिक्र किया कि जी वो जब गंदम का सीज़न आता है और जो प्रोक्योरमेंट हो रही होती है गवर्नमेंट की, उसकी एक बोरी मिलती है और वो फ्री होती है, और वो हर फार्मर के लिए होती है। हर फार्मर के लिए फ्री होती है, लेकिन वो स्टैंप वाली बोरी अपने आप में एक बिजनेस बन गई है। अब वो 200 रुपए की एक बोरी मिलती है, या वो मिलती ही नहीं है, वो बड़ा जो फार्मर है उस इलाके का, जो इन्फ्लुएंशियल है, वो काबिज हो जाता है। तो वो जो छोटा फार्मर है जिसके लिए एक प्राइस फिक्स की जाती है कि जी एक्स प्राइस पे आपको वीट गवर्नमेंट खरीदेगी, उस पर उसको बेच नहीं पाता है, उससे बहुत नीचे वो बेच पाता है, क्योंकि इसमें मिडलमैन फिर शामिल हो जाता है। अगर हम बिल्कुल शुरुआत से बात शुरू करें यूनुस साहब, हमने जो ट्रेंड्स देखे हैं, जो सेंसस इस वक्त किया गया, एक तो मुझे ये भी बड़ी अजीब सी बात लगती है कि 70 सालों में पाकिस्तान में कोई नए बड़े शहर नहीं बने, लेकिन एट द सेम टाइम हम एक अर्बनाइजेशन का ट्रेंड देख रहे हैं। सबसे बड़ी जो मैं अगर इस ओवरऑल सिचुएशन को देखती हूँ, मेरे लिए सोच विचार की या पॉइंट ऑफ पेन है, वो ये कि हम एक मैसिव अर्बनाइजेशन देख रहे हैं। वो फैमिलीज़ जो साल सदियों से जनरेशन से ज़राअत कर रही थी, उन्होंने भी एक दूरी बना ली। हम देखिए, हमेशा चौधरी साहब को, ज़मींदार को एक बड़ा विलनाइज करते हैं, उसका कैरेक्टर बनाते हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि जो पुराने वक्तों के या 2 जनरेशन पहले के ज़मींदार थे, उनका तो एक होल्ड था, उनकी एक से थी अपनी कम्युनिटीज़ में। अब या तो उनके बच्चे सियासत में आ गए, या पढ़ लिख कर बाहर चले गए हैं, या टेक्नोक्रेट्स बन गए, और उन्होंने भी अपनी ज़मीनें या तो वो रिस्ट्रक्चर हुई हैं, लीज पे देना शुरू कर दी हैं, दूसरे हारी या मिडलमैन उनको देख रहे होते हैं, लेकिन वो जो उनकी अपनी इन्वॉल्वमेंट होती थी इनटू ज़राअत, वो ख़त्म हो गई। पहले तो ये बताएं कि इंसेंटिवाइज कैसे करेंगे ये पॉलिसी मेकर्स, ये गवर्नमेंट, कि दोबारा इस तरफ लोग अपना रुझान लाएं। देखिए, पहली बात तो ये है कि एग्रीकल्चर करता कौन है हमारे मुल्क में? हमारे मुल्क में एग्रीकल्चर इज़ नॉट अ प्रोफेशन ऑफ चॉइस फॉर एनीवन। अच्छा, ये समझा जाता है, और है भी, हकीकत भी यही है। और उस हकीकत के पीछे वजह ये है कि गवर्नमेंट ने उसको उस तरह से हैंडल नहीं किया कि एग्रीकल्चर वही करता है जिसने ज़मीन इनहेरिट की है। अगर मैं और वो भी अब कहता है आसान काम है, लीज कर दो। बिल्कुल जी, वो भी अब जान छुड़ा रहा है। क्योंकि इसको हमने समझा हुआ है कि जी दिस इज़ अ प्रोफेशन ऑफ विलेजर, लेस प्रिविलेज्ड, लेस एजुकेटेड क्लास।
तो वो प्रोफेशन ऑफ चॉइस तो है ही नहीं। अगर मैंने अपने बाप दादा से ज़मीन इनहेरिट कर ली तो मैं उस पर कुछ ना कुछ चाहे खुद करूं चाहे उसको लीज आउट करूं, मगर मैं उसमें इन्वॉल्व हो जाऊंगा। तो पहली बात तो ये होगी कि प्रोफेशन ऑफ चॉइस है नहीं। जब प्रोफेशन ऑफ चॉइस नहीं तो आप उसमें कितना दिमाग लगाएंगे? सही। आपने तो मजबूरन वो कर रहे हैं। और हमेशा आप देखें और स्टेटस को में भी अगर आपको एक फसल 2-3 करोड़ कमा के दे देती है, देन यू डोंट हैव एन इंसेंटिव। एग्जैक्टली, आप उसको कहते हैं कि जी इसको मैं किसी फैक्ट्री में लगा दूं, कोई और काम कर लूं, कोई ट्रेडिंग कर लूं, और नहीं तो ये यूरिया जमीन ले लूं। हाँ कोई होर्डिंग ही कर लूं, हाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, क्योंकि वो सेक्टर से है लिंक्ड। तो एग्रीकल्चर पे वो फोकस नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्या होना चाहिए? देखिए, दुनिया को अगर आप उठा के देखें, जिन मुल्कों ने एग्रीकल्चर में कामयाबी हासिल की, तरक्की की, और वो बहुत सारे ऐसे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे जो हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, और अभी भी वो शायद कैटेगराइज एज थर्ड वर्ल्ड कंट्री करते हैं, मगर उनका एग्रीकल्चर डेवलप्ड है। केनिया इज एन एग्जांपल। थाईलैंड ने बहुत तरक्की की रिसेंट फ्यू डेकेड्स में। ये तरक्की उस वक्त आई जब प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हुआ एग्रीकल्चर में। अच्छा, अब प्राइवेट सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो हम फौरन हमारे दिमाग में बात आती है कॉर्पोरेट फार्मिंग की, और उसके कुछ इवल्स भी हैं, उसके कुछ नेगेटिव्स भी हैं, और वो सही भी हैं। अगर आपको याद हो, ये कॉर्पोरेट फार्मिंग का ही अगर जिक्र किया जाए तो मिडिल ईस्ट के ये यूएई के कई स्टेट्स बड़े इंटरेस्टेड थे, क्योंकि उनके पास फूड सिक्योरिटी नहीं है, जगह उनकी रेगिस्तान है। उन्होंने कहा कि जी आप हमें ज़मीन दे दें, हम उगाएंगे और उसमें कुछ हम तय कर लेते हैं। जब हम बाकी चीज़ों के लिए जो हमारे यहाँ माइनिंग हो रही है, अगर आप मिनरल्स की बात करें, जेम्स की बात करें, उसमें इस फॉर्मूला को अप्लाई करने पर हम राज़ी हैं, लेकिन एग्रीकल्चर पे हमारा एक बड़ी रेजिस्टेंस भी आती है। इसकी क्या आप वजह देखते हैं? एक तो हमारा जो लैंड होल्डिंग पैटर्न है ना, वो मेरा ख्याल है वो परमिट ही नहीं करता कि आप इस किस्म के किसी अरेंजमेंट में बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे जा सकें। हमारे पास जो प्राइवेट होल्डिंग्स हैं वो इतनी हैपहैज़र्ड के अलावा इतनी फ्रेगमेंटेड है, इतनी अब छोटी हो गई हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस ओवर जनरेशंस, कि वो अब एक एवरेज होल्डिंग जो है वो इतनी है ही नहीं कि अच्छा, अब वो क्लस्टर्स अब बनाने जाते हैं तो हमारे यहाँ माइंडसेट नहीं है। आपसी इख्तिलाफात भी हैं, पार्टी बेसिस पे होंगे, पॉलिटिक्स होंगे, आपके जो ज़ाती कोई वो होते हैं। यूनुस साहब, इसमें वैल्यू एडिशन के बारे में क्या आप कहेंगे? देखिए, इसमें 2-3 और एरियाज इस पर मैं अगर बात करना चाहूँ, यील्ड पर एकड़, उस पर तो चलें बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। आप उसमें वही आपने जैसे कहा कि लैंड होल्डिंग नहीं है, एक हम मैक्रो पॉलिसी बना नहीं पाते, सब साथ ही बैठ, यानी आप नेशनल पॉलिसी में देख लीजिए कि इस वक्त अगर ये प्राइम मिनिस्टर्स प्रोग्राम, इमरजेंसी प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है, उसमें सिंध की एग्रीकल्चर मिनिस्टर की शमूलियत नहीं है। तो जहां हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्की मईशत से रिलेटेड पॉलिसीज़ पे तनकीद कर रही है, वहाँ इतने इंपॉर्टेंट फोरम पे जगह खाली भी छोड़ रही है, ना वो प्लान बी प्रेजेंट कर रही है, ना कोई प्रोडक्टिव तनकीद कर रही है। इसको आप कैसा साइन देखते हैं? देखिए, इसमें तो एक सीधी सी बात है कि फूड सिक्योरिटी इज़ अ सब्जेक्ट वेयर I mean, you have to think beyond politics. Right. ये फूड सिक्योरिटी कोई ऐसा चीज़ नहीं है, ये रियल थ्रेट है with climate change, with our failure to keep pace with technology and with how the world. With lack of technology. आप देखें, मैं यहाँ पे फुल क्रेडिट देना चाहूँगी पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे हैव ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। मेरा उनसे पर्सनली इंटरेक्शन हुआ, वो अपनी ज़मीन को, अपने क्लाइमेट को, अपने इकोसिस्टम को समझते हैं। लेकिन यहाँ पे भी जाहिर सी बात है, मुनाफा हर कोई कमाना चाहता है, मुनाफाखोरी का एक सर्टन माइंडसेट है। जिस तरह के नए केमिकल्स, जिस तरह की नई प्रैक्टिसेस पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस की जा रही हैं, वो हमारे इकोसिस्टम, हमारे कल्चर, हमारे एग्रीकल्चर ट्रेडिशन के बिल्कुल बरक्स है, जिसकी वजह से एक्चुअली हमारी क्रॉप बर्बाद हो रही है। हम अगर यील्ड पर एकड़ बढ़ा भी रहे हैं तो एट व्हाट कॉस्ट? यानी पूरी दुनिया रिवर्ट बैक कर रही है ऑर्गेनिक पे, और हम अपनी ज़मीन को, अपनी फसलों को इतना ख़राब कर रहे हैं कि दे आर एक्चुअली टेकिंग इट अवे। नाउ लेट्स कम टू द वैल्यू एडिशन पार्ट। यूनुस साहब, उसमें अक्सर बात की जाती थी कि हमारे यहाँ यील्ड पर एकड़ बढ़ाने को तो छोड़िए, जो यील्ड होती भी है वो भी मार्केट प्लेस तक नहीं पहुँच पाती। बचपन से हम सुन रहे हैं जी कोल्ड स्टोरेज होगी, एक चेन बनाई जाएगी, उस पर मैंने नहीं देखा कि कोई फोकस किया गया। 18वीं तरमीम के बाद सूबों की आपसी इख्तलाफात अपनी जगह वैसे ही मौजूद हैं, रूट्स नहीं हम बना पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप करते उसका डायरेक्ट नतीजा नहीं आ रहा। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने पाकिस्तान में कुछ सनतें, कुछ सेटअप्स देखे हैं जिसमें अगर आप फ्रूट उगा रहे हैं तो अब आप लोकली जैम बनाने की बात कर रहे हैं, प्रिजर्व्स बनाने की बात कर रहे हैं, फ्रोज़न वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं, तो ये वैल्यू ऐड तो आ रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है, और ये जैसा आपने कहा कि ये नहीं हुआ, इसकी बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन है। इस क्यों ज़रूरी है? सिर्फ ये नहीं है कि आपका जो प्रोड्यूस है वो बच जाएगा, और वो
ये फार्मर को बड़ा सपोर्ट करता है। सही। जब आपके पास ऑल्टरनेट, इससे क्या होता है, ऑल्टरनेट मार्केट चैनल शुरू हो जाते हैं। अभी एक फार्मर है, वो अगर हम अक्सर सुनते हैं जी टमाटर की फसल में या फलाना फसल में जो है प्राइस इतनी गिर गई है कि जो फार्मर है वो उसको पैक करके मार्केट तक ले जा नहीं पा रहा, इतनी उसकी कॉस्ट जो है वो आ जाती है कि उसको प्राइस नहीं इतनी मिल पाती। तो उसके पास एक ही आउटलेट है, वही होलसेल मार्केट है जिसमें वो भी लेकर आ रहा है और उस इलाके के सारे जो फार्मर्स हैं वो लेकर आ रहे हैं, तो वहाँ पे वो जो है डिसएडवांटेज होता है। द मोमेंट यू स्टार्ट सेटिंग अप दिस फैक्ट्रीज, व्हाट हैपेंस नाउ दिस, एक तो पहले बात, वो जो बिजनेस मैन है जो अपना पैसा लगा रहा है, सरमाया लगा रहा है उस फैक्ट्री में, उसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट हो जाता है टू इंश्योर दैट ही गेट्स द रॉ मटेरियल। सो प्लीज़ मुझे बताइए कि इज़ द गवर्नमेंट अभी इस पॉलिसी को अगर हम बिल्कुल ओवरव्यूज़ का देखते हैं, क्या आपको ये इंसेंटिव नज़र आ रहा है कि इंडस्ट्रीज़ को इनकरेज किया गया हो कि वो ऐसे वैल्यू एड सेटअप्स फार्म के करीब लगाएं? ऐसी कोई बात हो रही है? देखिए बात हुई है इस पे, मगर मुझे जो फील आया, पहला फील जो है, क्योंकि मैं बहुत अरसे से इस चीज़ पे बहुत स्ट्रांगली कहता रहा हूँ, लिखता रहा हूँ कि ये चीज़ होनी चाहिए। आपने प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करना है, डाउन स्ट्रीम एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट के लिए उनको इंसेंटिवाइज करें। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत ज़बरदस्त एक व्हीकल अभी हमारे पास मौजूद है जो जिसके थ्रू आप कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज। और लोकल सोर्सिंग भी मे बी, यू नो, फॉर एग्जांपल आपके मुल्क में इतनी बड़ी बड़ी फास्ट फूड चेन्स हैं, तो उनके यहाँ जो फ्रेंच फ्राइज जा रहे हैं वो आप अपने आलूओं पे करें ना, रादर देन गेटिंग अदर आलूज। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स, बट यू नो सर, वी रियली जस्ट टच द टिप ऑफ द आइसबर्ग। मैं चाहूँगी कि अब जब मजीद ये पॉलिसी हमारे सामने आई या इस पर रिएक्शंस आते हैं फ्रॉम द वेरियस प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, तो हम ज़रूर इस पर एक फॉलो अप प्रोग्राम करें। बट थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। अब बढ़ते हैं जी एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। मुझे फीडबैक और कॉमेंट ज़रूर दीजिएगा, जो आलू टमाटर की हम बातें कर रहे थे उस पर आप मुझे इंस्टा पे, इसके अलावा आप ट्विटर पे मुझे फीडबैक जरूर दें कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। लेट्स टेक अ ब्रेक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और यकीनन हमारे पास है अब द टॉप स्टोरीज। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज आज इन फोकस। जी जनाब, तो इस वक्त सूरत हाल कुछ यूँ है कि IMF की तरफ से पाकिस्तान के लिए कर्जा मंजूर कर दिया गया है और फौरी तौर पे पाकिस्तान को $1 अरब मिलेगा। इसी हवाले से हम अपने एक्सपर्ट से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जितनी तनकीद मेरे ख्याल में IMF से कर्ज लेने के हवाले से होती है, उतनी ही तनकीद अगर हम अपने रवैयों पर कर लें तो हम काफ़ी अपनी इस्लाह कर सकते हैं। आइए आपको सबसे पहले ये दिखाते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, दालें, चीनी, चावल सब में अगर कीमतों में ज़्यादती आती है या फिर टैक्स डेट को बढ़ाने की बात की जाती है, तो लोग ये कहते हैं कि ये डिक्टेशन है। लेकिन हमारा दीन, हमारा मज़हब भी जो बातें हमें सिखाता है, मिसाल के तौर पे कि चीज़ों को ज़ाया ना किया जाए। अगर आपके इन्वायरमेंट में कायनात ने ये जो आपको खूबसूरत गिफ्ट्स दिए हैं, उसको आप उसकी कदर की निगाह से देखें। लेकिन इस वक्त हम ये देखते हैं कि लोग इतने ज़्यादा बेसब्रे हुए हुए हैं और इतनी जाहरियत उनके मिजाज में आई हुई है कि अगर कोई चीज़ उनको ना मिले तो वो दूसरों का सुख भी नहीं देख पाते। एक बड़ी दर्दनाक वीडियो मैंने देखी कि हम अक्सर बात करते हैं कि पाकिस्तान में टेम्परेचर्स बढ़े हुए हैं, हीट वेव आई हुई है, लोगों को पानी दरकार है और पानी उनको मैसर नहीं है। हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, बल्कि ये विजुअल्स आपने सोशल मीडिया पे ज़रूर देखे होंगे कि टैंकर्स को बाकायदा मॉब्स ने अटैक किया। ये वाटर टैंकर्स एक जगह से दूसरी जगह पानी की तरसील पे थे और इनको बाकायदा अटैक करके बीच रास्ते में इसके नलके खोल के इस पानी को बहाया गया। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इन लोगों का कहना ये था कि अगर पानी हमें नहीं मिलेगा तो हम दूसरों को भी नहीं लेने देंगे, और ये एक एनार्की जैसी सिचुएशन है जिससे हमें बाज रहना चाहिए। ये जिसने भी इनिशिएट किया, मेरे ख्याल में वो एक मुल्क दुश्मन अंसर है। और या तो आप ये टैंकर्स जहाँ पे भरे जा रहे हों वहाँ पे, क्योंकि बड़े ही ताकतवर लोगों के सरबराही में ये काम हो रहा होता है, तो आप उनको रोक नहीं पाते। अगर मैं एक मिनट के लिए सोचूं कि इस टैंकर को कोई एक तरह से हाईजैक कर ले और अपने घर ले जाए, तब भी बात समझ में आती है कि जी ज़रूरत इतनी ज़्यादा थी कि आप ये चोरी करने पे मजबूर हैं। लेकिन इस तरह बहुत ही बेकदरी के साथ पानी को बहाना सड़क पे, आई थिंक ये किसी तरह भी जायज़ नहीं है। इसकी अगर एक दूसरी मिसाल ली जाए, मिसाल के तौर पे अगर एक गवाला है, वो अपना दूध लेके कहीं जा रहा है और लोगों को लगे कि जी हमें ये ग़िज़ा अपने बच्चों के लिए नहीं मिल रही, दूध नहीं मिल रहा, और उससे बाकायदा उसका सामान लेकर सड़क पे बहा दिया जाए, तब आपका रिएक्शन क्या होगा?
पानी के लिए हम इस तरह क्यों नहीं सोचते। आपको एक छोटी सी मिसाल और दूं कि अगर हम में से एक शख्स दांत साफ करते हुए, जो हमारी एक आदत सी है कि पानी का नल हम खुला छोड़ते हैं, इससे एक शख्स के दांत साफ करने में तकरीबन 5 लीटर पानी ज़ाया होता है। अब आप देते जाइए कि अगर घर में 4 अफराद हैं तो उसको 4 से ज़रब दीजिए। दिन में एटलीस्ट एक दफ़ा अगर दांत साफ करते हैं और तमाम लोग करते हैं तो नाउ जस्ट कीप मल्टीप्लाइंग कि आप कितना ज़्यादा पानी हम वैसे ही ज़ाया कर रहे हैं। एंड ऑन द अदर हैंड दे आर दोज हु आर नॉट गेटिंग इट। यानी आप हमारी ज़रूरी ज़मीनों को देख लें, लोगों के इस्तेमाल के लिए देख लें, लोगों के पास पानी मैसर नहीं है। इसमें कोई IMF की डिक्टेशन की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी खुद बतौर कौम अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है। आइए आपको एक और पैकेज दिखाते हैं विच इज़ अबाउट द करंट सिचुएशन इन इकॉनमी। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। जी जनाब, तो ये आपके सामने सिचुएशन है। लोगों ने एहतजाज का एक नित नया अंदाज़ अपनाया है। उनका कहना ये है कि जी अगर हमें चीज़ें नहीं मिलेंगी तो दूसरों तक भी नहीं जाएंगी। ये वो जाहरियत है जो पॉलिसी मेकर्स को ना सिर्फ इसका नोटिस लेना चाहिए बल्कि इस चीज़ को, इस सेंटिमेंट को डिसिपेट करने के लिए कुछ करना चाहिए। अगर आप सिर्फ एहतजाज करने वालों पर डंडे बरसाएंगे या गिरफ्तारी करेंगे तो शायद इसका हल नहीं निकलेगा। जो रूट कॉज है, जहाँ लोग ये एहतजाज कर रहे हैं कि उनको पानी मैसर नहीं है, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। हमने पहले भी यहाँ पे कराची वाटर एंड सीवेज बोर्ड के जो मैनेजिंग डायरेक्टर उनको बुलाया। ज़रूरत के हिसाब से हमारे पास जो पानी को, जो कराची को पानी दिया जाता है वो नाकाफ़ी है, जिसकी वजह से जिस तरह बिजली की लोड शेडिंग होती है कई इलाकों में आप देख सकते हैं कि पानी की भी एक तरह से फराहमी उसी तरह कम पाई जाती है और लोग टैंकर्स लेने पर मजबूर हैं। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, जो मेरे ख्याल में इस एहतजाज की वजह भी बनी, कि इन टैंकर्स को वाटर सप्लाई कहाँ से मिल रहा है। अगर इनके पास पानी आ सकता है तो फिर ये वही हक है जो शहरियों से लिया जा रहा है और शहरियों तक ये पानी पहुंचाना चाहिए। इसके जवाब में मैं आपको एक दफ़ा फिर बताती चलूँ कि MD वाटर बोर्ड ने हमें ये बताया था कि बिल्कुल आम सब्सिडाइज रेट्स पे आपको ये टैंकर्स मिल सकते हैं। इनका नंबर ऑलरेडी होता है। अगर आपकी विदिन 24 आवर्स आपकी रिक्वेस्ट को एड्रेस किया जाता है, अगर तमाम जो टैंकर्स मौजूद हैं उनकी खपत हो जाए शहर में, तो आप अगले दिन आप इसी लाइन में मौजूद होते हैं। इसके टोल फ्री नंबर्स भी हैं, इनकी अपनी ऐप भी है, तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। एटलीस्ट सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश कीजिए। एहतजाज से जिससे दूसरे का नुकसान हो, खुदा ना खासा कोई ऐसा दंगा हो जिसमें जानी या माली नुकसान लोगों का ज़्यादा हो, इससे हमें गुरेज करना चाहिए। व्हेन वी से दैट वी आर अ यंग नेशन, ये वो रिवाज है, ये वो रवैये हैं जिससे हमें इज्तनाब करना चाहिए, एंड दैट इज़ ट्रू डेमोक्रेसी। इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे आगे, लेकिन इस वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस एंड वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड फॉर मिलो पाकिस्तान, बट आई होप दैट यू विल पे हीड टू दीज थिंग्स। और जिन लोगों के पास पानी मैसर आ रहा है, ये विजुअल्स देखने के बाद वो एहसास करेंगे कि ये कितना कीमती असासा है और इसका कितना ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। भाई मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मुझे पर्सनली स्पोर्ट्स मूवीज़ बहुत पसंद है। कल रात भी मैं दंगल देख रही थी, एंड यू नो दैट जर्नी, जब एक शख्स में ये स्पार्क पैदा होता है कि उसको एक स्पोर्ट का या एक किसी भी एथलेटिक्स का एक इंटरेस्ट है, और उसके बाद जो वो पूरी ट्रेनिंग होती है। अक्सर आपको यहाँ पे एक कोट याद आता होगा मोहम्मद अली का, द चैम्पियन बॉक्सर। वो कहते थे कि द चैम्पियंस आर नॉट मेड ऑन दैट दैट मैच डे, जब आप गोल्ड मेडल जीतते हैं। उसकी जो जर्नी होती है, जिस भट्टी से वो पक के निकलता है, वो उसका ट्रेनिंग ग्राउंड होता है कि किस तरह उसने रिंग में प्रैक्टिस की है, किस तरह उसने जिम किया है, कितना उसने स्प्रिंट्स किए हैं, एंड ऑल फॉर दोज फॉर दोज फ्यू मोमेंट्स। और वो जो एक्सपीरियंस आपसे होता है एज एन एथलीट, एज एन स्पोर्ट्समैन, कोई आपसे छीन नहीं सकता। और सिर्फ उस वक्त वो शख्स रिंग में नहीं उतरता या मैच के लिए फील्ड में नहीं जाता, उससे जुड़े हुए तमाम लोग, जो उनके कोचेज़ होते हैं, जो उनकी फैमिलीज़ होती हैं, जो उनके स्कूल्स वाले होते हैं, जो उनके टीचर्स होते हैं, हर एक की उम्मीद है। बल्कि उसके एक्सटेंशन अगर देखी जाए, अगर आपके शहर से किसी का ताल्लुक है, आपके मुल्क से किसी का ताल्लुक है, हम क्यों इतने जज्बाती हो जाते हैं ग्रीन जैकेट और ग्रीन जर्सी देख के? बिकॉज ये हमारे मुल्क के वकार को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस साल ओलंपिक्स चाइना में ऑर्गेनाइज हुआ था, तो चाइना ने बाकायदा ये स्ट्रैटेजी लेके चले थे कि हमने गोल्ड फॉर चाइना, यानी हमने ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेडल्स जीतने हैं ताकि वो जो एक नेशनल प्राइड है उसमें इजाफा हो। और हम अगर अपने मुल्क में देखते हैं, हम तो बड़े
बड़ी और चीज़ों में उलझे हुए हैं। हम हेल्थ केयर की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन बहुत नीचे आती है। ये तो मेरे ख्याल में भला हो हमारे कुछ इदारों का जिन्होंने सरबराही और पेट्रनेज दी हुई है सर्टन स्पोर्ट्स को, जिसकी वजह से वो स्पोर्ट्समैन अभी भी मेहनत करते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे नौजवानों को खुदादाद रॉ टैलेंट उनके पास मौजूद है, लेकिन फिर भी इसको निखारने के लिए उनको आगे इंकरेज करने के लिए उनके साथ लोग मौजूद हैं। आज हमने एक ऐसे ही अपकमिंग टाइकोंडो स्टार को अपने स्टूडियो में अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है। इनकी जर्नी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ब्लेज ऑन टाइकोंडो चैम्पियनशिप, ये इसके गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ये पाकिस्तान में मुनक्किद होती है। इंटरेस्टिंग बात है कि सिर्फ 11 साल की उम्र के हैं, पिछले 2 सालों से टाइकोंडो में इंटरेस्ट शुरू किया और कोचिंग और बेहतरीन क्योंकि इनको एनवायरनमेंट मिला तो ही हैज़ बिन एबल टू डू सो वेल। इन्होंने सिल्वर मेडल भी लिया एट द टाइकोंडो इंटरनेशनल चैम्पियनशिप जो कि थाईलैंड में हुई, तो इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और बड़ा अच्छा रिजल्ट लेके आए। और अब जो इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है जिसकी वजह से आज हमने इनको यहाँ पे बुलाया है कि अगले माह बल्कि जुलाई के एंड में ही हैज़ बिन इनवाइटेड टू जॉर्डन, जहाँ पे ये क्वालिफाई किया है इन्होंने पाकिस्तान से एज द फर्स्ट पाकिस्तानी जो कि एशियन टाइकोंडो चैम्पियनशिप 2019 में पार्टिसिपेट करेंगे, ऑल एट द टेंडर एज ऑफ 11 ओनली। तो हमारे साथ मौजूद हैं अफीफ अली, हु इज़ अ कराटे मास्टर, हु इज़ अ टाइकोंडो पर्सन। अस्सलाम वालेकुम अफीफ, क्या हाल चाल है आपके? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी एक तो मुझे यूनिफॉर्म बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, इस पर ग्रीन हिल लिखा हुआ है, ये क्या है? ये कंपनी है ये जो आपको स्पॉन्सर करते हैं, सपोर्ट करते हैं। यस, वंडरफुल। और आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं खुर्रम साहब जो कि आपके कोच भी हैं, आपके उस्ताद भी हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब। आपके लिए, आपकी पूरी टीम, इनके स्कूल के लिए एयरफोर्स अकेडमी में है, ये एयर फाउंडेशन स्कूल में हैं, उनको भी हम मुबारकबाद देना चाहेंगे कि इतने होनहार एथलीट उनके पास मौजूद हैं। ऑफ कोर्स ये एक कंबाइंड एफर्ट होती है, हमें ऐसे इदारों के, ऐसी स्कूल्स की ज़रूरत है जो बच्चे के एकेडमिक्स के साथ साथ उनकी स्पोर्ट्समैन पर्सनैलिटी को, उनके लिए को करिकुलर का भी एक साजगार माहौल पैदा करें। तो खुर्रम साहब, सबसे पहले 2 साल की आपकी एसोसिएशन है, यू हैव बीन द की कोच फॉर हिम? नहीं, इनिशियली ये किसी और के साथ जो एसोसिएट थे जी, मेरी इनसे मुलाकात हुई थी फुजारा में, दुबई में इवेंट हो रहा था सही लास्ट ईयर। तो मैं क्योंकि इंटरनेशनल रेफरी भी हूँ तो मैं वहाँ पर WT वर्ल्ड टाइकोंडो फेडरेशन की तरफ से PTF की नुमाइंदगी, पाकिस्तान टाइकोंडो फेडरेशन की नुमाइंदगी कर रहा था और चैम्पियनशिप को मैं कंडक्ट कर रहा था उनके साथ मिलकर। सही। तो अदर हैंड में ट्रेनिंग भी देता हूँ, क्लब है मेरा, कोई क्लब, वहाँ कराता हूँ और भी दूसरी कुछ पर्सनल ट्यूशन वहाँ मैं कराता हूँ। तो मेरी इनसे वहाँ मुलाकात हुई, इनके वालिद से मुलाकात हुई। इनके वालिद बड़े ही ईगर और बड़े ही अजाइल हैं टाइकोंडो को लेकर और बड़े ही सेंसिटिव हैं और बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि इनका बच्चा जो है वो आगे जाए और माशाल्लाह ये परफॉर्म कर रहा है। तो उनमें उनका बड़ा एफर्ट है। उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने जब मुझे देखा, उन्होंने मुझे कहा कि सर प्लीज़ आप आए, हमारे साथ जुड़े, हमें सपोर्ट करें। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे पास इस तरह का बंदा मौजूद है कि यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर रेफरी बना हुआ है, तो आप प्लीज़ हमें आगे सपोर्ट करें। ये तो आपकी भी अचीवमेंट है। जिस तरह हम अक्सर कहते हैं ना कि ढूंढने वाले को खुदा भी मिल जाता है। अगर पाकिस्तान में आपके बच्चों में इंटरेस्ट है किसी भी चीज़ का, और हम अक्सर इस चीज़ को सोचते हैं कि भाई कोई सिखाने वाला मौजूद नहीं, कोई इनको कोच करने वाला मौजूद नहीं है, तो खुर्रम साहब जैसे लोग भी यहाँ पे हैं जिनको लेके चलते हैं। मुझे ये बताइए कि जब आपकी इनसे पहली मुलाकात थी, जो इनिशियल आपने इनकी परफॉर्मेंस को गेज किया, क्या चीज़ें आपने इनकी स्ट्रेंथ्स पाई और फिर आपको क्या लगा कि किन एरियाज़ पे काम करने की ज़रूरत है? देखिए, एक प्रॉपर एथलीट जो बनता है वो 4 चीज़ें होती हैं उसके अंदर। एंड्योरेंस हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, स्पीड हो, पावर हो, स्ट्रेंथ हो, ये सब चीज़ें हैं। बच्चा है ओबियसली ग्रो कर रहा है और एनर्जेटिक है, लेकिन ओबियसली कुछ टेक्निक्स का कुछ जो है लूप होल्स थे, मैंने उस पर काम किया। बहादुर है माशाल्लाह। अभी सवात में इन्होंने जो है इवेंट खेला है, वहाँ पर पाकिस्तान के सारे नेशनल जो इनके वेट के लड़के थे वो मौजूद थे, वहाँ ये गोल्ड हुए माशाल्लाह। हम 8 टीम लड़के लेकर गए थे, ये वाइट गोल्ड हुए थे उसमें। तो ये मेरी ट्रेनिंग के बाद ही गए थे, 15-20 दिन की ट्रेनिंग इनके साथ हुई थी। तो माशाल्लाह बड़ा ही अजाइल है, बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं चीज़ों को, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है इनके साथ ट्रेनिंग कराने में। तो जो चीज़ें मैं इनको बता रहा होता हूँ, मैं जो बता और इनको जो गाइड कर रहा होता हूँ उसको फॉलो करते हैं। फिर ये हमारा गेम मारने धाड़ने का है। ओबियसली बच्चा है तो, लेकिन आपको जब बच्चे को तैयार करना पड़ता है तो आप थोड़ा सा उसको टफ टाइम देते हैं। तो मैं देता हूँ उसे टफ टाइम कि 2-2 ढाई घंटे कंटिन्यू ट्रेनिंग, उसके बाद स्पारिंग ट्रेनिंग, फिर बैटिंग ट्रेनिंग, फिर स्कीपिंग ट्रेनिंग, उसके बाद लास्ट में स्टेयर्स पे 10-10 राउंड मारना। तो ये कभी ऐसा हुआ है अफीफ कि आपका दिल नहीं चाह रहा होगा और कोच साहब आपको कह रहे हैं कि नहीं प्रैक्टिस करनी है, वही जैसे स्टेयर्स पे अप एंड डाउन जाना है, तो तुम क्या कभी बहाना बनाते हो? नहीं, कभी भी नहीं। या अगर मुश्किल लग रहा हो तो फिर क्या करते हो, किस तरह कर पाते हो? मुश्किल लग रहा है तो हिम्मत करता हूँ तो हो जाता है खुद ही। क्या कोई ख़ास दुआ पढ़ते हो दिल में अपने मैच से पहले? पढ़ते हो? वो बताओगे हमें, क्या दुआ पढ़ते हो? मैं दुरूद शरीफ और
अल्लाह के नाम। अल्लाह का नाम लेके फिर तुम आगे बढ़ जाते हो। अच्छा मुझे बताओ कि ये जो इतनी मेहनत का काम है, इसके अंदर जब आप इतनी ट्रेनिंग करके आते हो, भूख ज़्यादा लगती है? नहीं, भूख नहीं ज़्यादा लगती। डाइट में क्या लेते हो? बहुत सारे अम्मियाँ तो कहती हैं ना कि हर कोई चाहता है कि उनके बच्चे पावरफुल हों, स्ट्रॉन्ग हों, तो तुम क्या खाने में ज़्यादा पसंद करते हो? मैं ज़्यादा निहारी। निहारी, ज़बरदस्त। आप इसको निहारी खाने देते हैं या डाइट नहीं, प्लान बना मैं के थोड़ा देते हैं? सा बताता हूँ इनको, दो चार जो आपने इनसे सवाल किए। हाँ अब ये कि देखिए, मैंने कहा ट्रेनिंग आसान नहीं है। कल का मैं आपको बताता हूँ। जी, कल इन्होंने 400 मीटर के 16 राउंड मारे, वाह, उसके बाद 2 फिर स्प्रिंट लगाई, उसके बाद फिर 10 और 11 100 मीटर की स्प्रिंट लगाई, उसके बाद स्कीपिंग ट्रेनिंग हुई, फिर पुशअप हुई, स्टमक हुई। बताएं आपको रहम नहीं आता इतनी जी, गर्मी में इतने बच्चे से काम जब लेते हैं? टास्क हमारे पास बड़ा है, हमारे पास गोल बड़ा है। तो ये फिर आंखों में इनके आंसू थे बहुत ज़्यादा जब मैंने इनके कहा कि खत क्लास के बाद हाँ। कि चलना आप स्प्रिंट मारने स्टेज पे 10 राउंड मारने, तो आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे। तो मैं 10 राउंड लगवाता हूँ, हाँ। जाके आना एक। हाँ। तो इन्होंने मुझे बोला सर आज कुछ कम करना है, मेरी हालत बहुत ख़राब है। हाँ। तो फिर मैं इन्हें घुमाता हूँ बहुत ज़्यादा ना कि चलो ठीक है, अच्छा एक लगा के दिखाओ दो, तो अब ये पकड़ भी लेते हैं मुझे हाँ। कि सर आप मुझे ना बना रहे हैं। इवेंचुअली आपने उतने ही हाँ। कराने हैं। और फिर ये है कि दुआ ये कि हम अल्लाह अकबर बार बार बोलते हैं, सही। तो उससे बड़ी सपोर्ट मिलती है, ये इंकरेजमेंट होती है कि अगर इस चीज़ों को हम अगर चीज़ें ना लेके चलें तो प्रॉब्लम होती है। एब्सोल्युटली। अच्छा खुरब साहब, मुझे बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा कि कोचेस का बड़ा एक एक वो कहते हैं ना रूहानी पेरेंट्स वाला रिश्ता होता है ऐसे ही। बच्चे के साथ, तो जब आप समझ रहे हैं कि थक रहा है या आज मैंने ज़्यादा सख्ती कर दी, तो आप कभी कभी बिगाड़ते भी, पैम्पर भी करते हैं इनको? देखिए, पैम्पर करना पड़ता है। हाँ। कभी कभी प्यार से, कभी कोई मोटिवेशन दिला के यार इवेंट बड़ा है, यू कैन डू दिस, आई नो यू कैन डू दिस, आई बिलीव इन यू, हम इस तरह की बात करते हैं, तो ज़रूरी भी है। और दूसरा डेलिकेट बैलेंस जो होता है उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी कि देखें, हर पेरेंट की, हर टीचर की, हर कोच की ख्वाहिश होती है कि उनके साथ जो बच्चा हो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन हार जीत ज़िंदगी का हिस्सा है। जब ये अपने मैक्सिमम लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाता या अगर कोई कंपटीशन आगे से और स्ट्रॉन्ग है, हम बच्चे को जीतना ज़रूर सिखाते हैं, लेकिन हार को फेस करना भी एक सबसे बड़ा हुनर है। उसके लिए आप लोग कैसे ट्रेन करते हैं कि असाब इतने मजबूत हों कि अच्छा जी कोई बात नहीं, एक राउंड अगर अच्छा नहीं भी गया तब भी यू आर स्टिल इन द गेम? हम कभी भी जीतने हारने की बात नहीं करते। अच्छा, हालांकि करते। ओबियसली इंटेंशन तो हमारी जीतने की है। Of course. मैंने परसों किसी बात पे गुस्से से ने कहा था कि ठीक है, मैं नहीं बोलता हूँ आपसे जीतने के लिए, लेकिन आपने परफॉर्म करना है और हम खेलते जीतने के लिए। इट्स अबाउट योर ओन परफॉर्मेंस, Obviously. अपनी परफॉर्मेंस से बेहतर परफॉर्म ओबियसली करना। हम इनसे कहते हैं कि आप अच्छा परफॉर्म करें, हम आपको जो सही। सिखा रहे हैं हाँ। आप उसको इम्प्लीमेंट करें। सही। अगर उसके बाद आप हारते हैं तो इसका मतलब हमें अपने आप को देखने की जरूरत है कहाँ गैप है। सही। तो आप अगर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो फिर प्रॉब्लम है। सही। हार जीत को छोड़ दीजिए। खाने की आपने बात की थी, हमारे कंपटीशन में वेट का बड़ा वही मैंने कहा ना कि वो एक कैटेगरी होती है, वेट वाइज ही होती है। तो अभी जी। इनका ये हाल चल रहा है कि इनकी डाइट बहुत ज़्यादा हम इनका कम दे रहे हैं, क्योंकि ये कैटेगरी में खेल रहे हैं 45 कैटेगरी में, -45 में। इनका वेट अभी 48-49 था, अब ये आया 46 में, इनको 2 kg और कम करना है, तो इसलिए इनकी डाइट वगैरह। एनर्जी कैसे आती है जब आप डाइट भी कम कर रहे हैं और फिर स्प्रिंटें भी लगवा रहे हैं इससे? देखिए, डिपेंड करता है। एक होती है नॉर्मल रूटीन ट्रेनिंग, उसमें रूटीन ट्रेनिंग चल रही होती है, एक सब्जेक्ट होता है, एक लेसन होता है, वो हम दे रहे होते सही। हैं। अभी हमारे सर पे कंपटीशन है। हाँ। जब कंपटीशन सर पे होता है तो हम ज़्यादा ट्रेनिंग पे जाते हैं। बेशक। उससे क्या होता है, बच्चे में एंड्योरेंस बढ़ती है, स्टैमिना बढ़ता Absolutely. है। जो आपकी एंड्योरेंस है, स्टेमिना है, एजिलिटी, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं एंड वी आर सो प्राउड ऑफ अफीफ दैट अल्हम्दुलिल्लाह ही इज क्वालिफाइड फॉर दिस अपकमिंग एशियन टूर्नामेंट अल्हम्दुलिल्लाह। इन थाईलैंड। तो अफीफ, मुझे ये बताओ कि इंशाल्लाह ताला जब तुम वहाँ से गोल्ड लेकर आओगे इंशाल्लाह। तो फिर क्या करोगे उसके बाद, या किसको डेडिकेट करोगे अपना गोल्ड मेडल? पाकिस्तान को। पाकिस्तान को। ज़बरदस्त। देखिए, ये वो जज्बा है जिसको हम बढ़ाना चाहते हैं। और आपको चलते चलते एक और बात भी बताएं कि हम अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रखते हैं। इसकी इस ट्रेनिंग, इस पार्टिसिपेशन के साथ साथ एकेडमिक्स में भी अफीफ हैज़ बीन परफॉर्मिंग रियली वेल। 94+ तुम्हारी बल्कि परसेंटेजेस भी तुमने मेंटेन किए। ज़बरदस्त। 97 भाई, हम तो उसे सोच ही सकते हैं। ऑल राउंडर बच्चा है। वी विश अफीफ ऑल द वेरी बेस्ट और इंशाल्लाह ताला तुम ज़रूर गोल्ड लेकर आओगे। हम सबकी और हमारे तमाम देखने वालों की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। इसी के साथ जी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वी हैव एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन टुडे। आज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैं अक्सर अवॉइड करती थी, लेकिन आज हमने सोचा कि इसको टैकल कर ही लिया जाए। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान। वेलकम बैक।
बैक, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। और मैंने कहा कि ये सब्जेक्ट हम काफ़ी अरसे से डिस्कस कर रहे थे, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको एहतियात के साथ एड्रेस करना चाहती थी। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ज़द आम हैं, हम बात करते रहते हैं कि जी किसी पे अगर कोई हम उसकी नाकामी देखें या अचानक से उसके हालात में तब्दीली देखें तो ये कहा जाता है कि भाई कोई नज़र है, कोई असर है, किसी ने कुछ करवाया है। ख़ास तौर पे हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी बंदिश करवाई गई है। ये हवाले हैं काला जादू के लिए, काले इल्म के लिए, इसकी काट के लिए भी आपको जगह जगह लोगों के इश्तिहारात नज़र आएंगे कि जी हम इसका इलाज करते हैं, इसकी काट करते हैं। और फिर आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको इस काले इल्म की तरफ राग़िब करते हैं और कहते हैं कि जी इससे मसलों का हल निकलता है। क्या वो इंसानी फितरत में चीज़ होती है? क्या ये हमारा हसद है, हमारी जलन है, यानी एहसास महरूमी है, गुस्सा है अपने सर्कमस्टांसेस पे जो आपको ऐसी किसी चीज़ की तरफ राग़िब करते हैं? बड़ी हैरान कुन बात यह है कि ऐसे अमलियात की तरफ जाने वाले लोग अक्सर आपके करीबी दोस्त या रिश्तेदार ही होते हैं। यानी आपको बाहर वालों से, दूर दराज लोगों से ये ख़दशा नहीं होता कि वो आपकी कामयाबी से, आपकी ऊंची उड़ान से या आपकी खुशहाली से जलेंगे। अक्सर पता ये चलता है कि ऐसा अमल कराने वाला आपका कोई करीबी होता है। यानी वो जो अंग्रेज़ी में कहा जाता है यूट्यूब ब्रूटस वाला मोमेंट होता है, जूलियस सीज़र के साथ जैसा हुआ था। तो इसकी क्या वजह बनती है? क्या हमारा ईमान, हमारा अपना एतक़ाद इतना कहना चाहिए कि कमज़ोर है कि हम दूसरे की कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर पाते? और अगर ऐसा है तो हमें अपने आप को, अपने रवैये को तब्दील करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका एक नफ्सियाती पहलू भी निकलता है, ऑफकोर्स एक दीनी पहलू भी है। और फिर इससे बचाव की क्या तदाबीर हो सकती हैं? अगर आपको ऐसा लगे कि आपके साथ कोई बंदिश हुई है तो क्या आपको फिर किसी आमिल के पास जाना चाहिए? हमें जैसे कहा जाता है कि हर चीज़ का इलाज आपके पास कुरान हकीम में मौजूद है। क्या ख़ुद हमें कुछ अपनी प्रैक्टिसेस में बदलाव लाना चाहिए? ये वो तमाम सवालात हैं जिसको हम हल करेंगे। और इसके अलावा ऑफकोर्स आपकी कॉल्स भी लेंगे। अगर आपके साथ ऐसा कोई वाक़या, कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो हमें ज़रूर कॉल करके उससे शेयर कीजिए। हमारे साथ आज मौजूद है माहिर नफ्सियात जनाब डॉक्टर हिना, और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं मुफ्ती इमरानुल हक। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद का। सबसे पहले डॉक्टर हिना, वहीं से बात को शुरू करना चाहूँगी कि इस एक्सट्रीम मेजर तक जाने के लिए कि यानी मैं टाइम, एनर्जी, एफ़र्ट लगा रही हूँ ना कि किसी के पास जाके किसी फ़लाने शख्स की बंदिश कराती हूँ, मेरी अपनी पर्सनालिटी में क्या कमी है या क्या चीज़ बहुत ज़्यादा उभरी हुई है, उजागर हुई हुई है कि मैं ऐसे अमल की तरफ राग़िब होती हूँ? देखिए, ज़्यादातर जो लोगों को देखा गया है जो इस तरह के इन्फ्लुएंस क्रिएट कराते हैं, मेनली जो अपनी इन्फीरियरिटीज़ होती हैं, या जिसे आप कहें, जैसे आपने पहले कहा, गुस्से की कैफियत या हसद और जलन की इंतहाई कैफियत, जहाँ पे आपको लगता है कि जो चीज़ अगर आपके पास नहीं है और वो दूसरे के पास कैसे अवेलेबल हो सकती है, तो वहाँ पर इस तरह के एक्ट्स में इन्वॉल्व हुआ जाता है। और अगर आप देखें तो सिर्फ सिंपली ये बात नहीं होती कि आपको किसी ने इन्वॉल्व कर दिया। आप अगर ऐसे लोगों की प्रोफाइल देखेंगे तो शायद डिग्री के लेवल पर तो उनके पास तालीम हो, लेकिन जनरली जो तालीम जिस तरह चेंज आपकी शख्सियत में लेके आती है ना, वो उससे कुछ सीखते हैं। सही। उनका माहौल इर्द गिर्द का, जहाँ से उन्होंने ये चीज़ें अपने इर्द गिर्द ऑब्ज़र्व की हुई होती हैं, तो उनको जो भी आसान हल नज़र आता है जिसके थ्रू वो अपनी जज्बात की तस्कीन कर सकते हैं, या शायद इस एहसास में कि किसी को नीचा दिखा के उन्हें लगता है कि जो चीज़ उनके पास नहीं है तो शायद उसकी सेटिस्फेक्शन हो सकती है, वो लोग इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। आप अगर आम इसको निगाह से देखें, अगर मिसाल के तौर पे आप किसी शख्स को पसंद करते थे, आप चाहते थे कि आपकी उससे शादी हो जाए, फॉर वट एवर रीज़न ना हो पाई या उसने इनकार कर दिया। एक एक्सट्रीम मेजर होता है कि किसी ने उसके मुंह पे जाके तेज़ाब फेंक दिया, और दूसरा एक्सट्रीम मेजर है किसी ने काला जादू कर दिया। व्हाई इज़ इट कि हम एक एक्ट को तो इतना कंडेम करते हैं और हम कहते हैं कि ये क्रिमिनल है, बट ऑन द अदर हैंड दूसरे को हम नहीं मानते और दूसरे को कह देते कि हाँ जी उसमें कहीं ना कहीं हमारे इफ्स एंड बट्स आ जाते हैं, उसको हम डाउट करते हैं। इस बारे में भी बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, उसके बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वक्त कम, मुकाबला सख्त, इस पर हम दोबारा भी बात करेंगे, लेकिन आज ज़रा इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम इस पर कर लेते हैं। जी हम बात कर रहे हैं काला जादू के हवाले से। मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि जो लोग क्लेम करते हैं कि वो काला अमल कर सकते हैं, उनके पास ये पावर आती कहाँ से? वो लोगों का ख्याल ये है कि वो जो नॉन मुस्लिम शरीर जिन हैं उनको काबू कर लेते हैं, या कोई और अमलियात करते हैं, मैजिक स्पेल सीख लेते हैं, उनके पास क्या ऐसी ये पावर आती कहाँ से है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम।
पहले थोड़ी सी उसकी मैं वजाहत कर दूँ, जो आप सवाल कर रही हैं कि पावर्स कहाँ से आती हैं, किस तरह आती हैं। देखिए, अल्लाह पाक ने खैर और शर दोनों पावर्स रखे हैं दुनिया में। सही। और अल्लाह ने आजमाइश के लिए पावर जो है शैतानी क़ुव्वतों को दी हैं, और इसमें ये ज़रूरी नहीं कि नॉन मुस्लिम ही जिन्नात या शयातीन के पास ही पावर्स हों, चूँकि मुस्लिम भी गलत काम कर सकते हैं। और मुस्लिम के अंदर मुस्लिम नॉन मुस्लिम की कंडीशन है कि अगर मुसलमान भी अगर जादू करेगा तो उसकी सज़ा एक तो ये कि वो तो इस्लाम से निकल जाता है, और दूसरा है कि वाक़तन अगर वो उसको यानी कंफर्म हो जाए कि जादूगर है तो इस्लाम में इतनी सज़ा है सख्त उसकी कि गवर्नमेंट की ज़िम्मा है कि उसको सज़ा मौत दे दे। और तौबा कर लो। जैसे एक मुसलमान इंसान जी, जी। ये इस गलत काम में पड़ सकता है, उसी तरह आपने कहा कि एक मुसलमान जिन भी इस पड़ तरह सकता है, भटक जी। सकता है, तो उसमें हाँ। कोई कैद नहीं है, लेकिन एक शरीर इंसान जी, या जिन जी, बेसिकली। यानी जो राह रास्त से भटक गया, जी, तो ज़रूरी नहीं सिर्फ नॉन मुस्लिम जिन ही ये काम कर सके, ये कोई भी इंसान कर सकता है। अच्छा, पावर्स अल्लाह पाक ने ऐसी रखी है कि जितना जिस तरह साइंस के अंदर पावर्स हैं कि जितना इंसान आगे बढ़ेगा, डिस्कवरी करता रहेगा और आगे रिसर्च करता रहेगा तो बहुत सारी चीज़ें उसको मिलती रहेंगी। इसी तरह रूहानी दुनिया में भी है कि यानी जो इंसान की क़ुव्वत तसव्वुर है ना, वो जितना यूटिलाइज़ करेगा उतना पावर्स का स्ट्रॉन्ग होगा। काला जादू उसको कहते हैं, क्यों काला जादू, आप उसमें ब्रेक में कह रहे थे काला क्यों कहते हैं, तो चूँकि इल्म जो है नूर है और रोशनी वाली चीज़ है, और इसके अगेंस्ट ये चीज़ है जहालत, और ये है जुल्मत वाली चीज़ काली। और इसमें ये ज़रूरी नहीं कि ये कोई चीप तबका या एक इलिटरेट ही तबका करे, बल्कि इसमें लिटरेट लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। यानी कहने का मकसद ये हुआ जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंसलिक एक दुआ है कि मुझे फ़ायदे वाला खैर वाला इल्म अता कर, जी, जी। जिससे मुझे भी फ़ायदा और लोगों को भी लोगों को फ़ायदा फ़ायदा हो। हो। तो इसी तरह उलूम हर तरह के मौजूद हैं, और वही आपकी बात के जहन को जिस तरफ लगा लेंगे जी, उस जी। तरफ मिलता चला हाँ, तो जाए। नेगेटिव पॉजिटिव अल्लाह ने दोनों पावर इंसान के अंदर भी रखे हैं। तो अब वो जादूगर उसको यूज़ करता है किस तरह, वो कब्रों में बैठ के चिल्ले करके या किस तरह जो आपने कहा पावर किस तरह गंदगी, से नापाकी गंदगी से करके, उसको मिलती उसके है अंदर चीज़। जितनी गंदी चीज़ें होंगी, यानी गंदी गलाते तो उनको खाने की पड़ती हैं, ब्लड पीना पड़ता है, कभी यूरिन भी इस्तेमाल करते हैं खाने पीने में या किसी को खिलाने में। अब उस चीज़ का पावर एक नेगेटिव यूज़ कर करके वो उस चीज़ से अपने रिजल्ट बरामद करते हैं। दूसरी एक बात ये कि क्या है किसी क़ुव्वत को अपने काबू कर लेते हैं जिसके ज़रिए से अपने काम करवाते हैं, तो ये भी पॉसिबल है। कभी तो होता है कि ये कोई ऐसा पुतला उतला बना के या डायग्राम टाइप की चीज़ें बना के, नक्शा बना के उसको या जैसे फरमाने कहा के- जाता है अक्सर इस तरह के इल्म कराने वालों के पास, जिस पे आप बंदिश करा रहे हो उसकी तस्वीर ले जाते हैं, उसकी तस्वीर छवि ले दे आते हैं। देते जी, हैं, जी। उसकी पहना हुआ कपड़ा दे देते हैं, तो ये जी। सब चीज़ों के बारे में लोग कहते हैं जो कि भी आप उसकी ठीक है। शख्सियत से लिंकअप हो रही है ना चीज़, सबसे पहले तो उसका नाम, उसका तसव्वुर, उसकी माँ का नाम, फिर उसके पहने हुए कपड़े या उसके पाँव के नीचे की मिट्टी या उसके बाल या नेल्स वगैरह सारी चीज़ें, ये बड़ा उससे असर करती हैं। कुछ भी ना हो तो सिर्फ उसका एक पुतला बना लिया जाता है फ़र्जी तौर पे, और उसका नाम तस्वुर करके उसकी चीज़ें, जैसे दिल में सुइयाँ गाड़ दी उसको हलाक करने के लिए, या कब्र में पुतला गाड़ दिया, जो पुतले मशहूर होते हैं। तो कुछ तो डराने के लिए आर्टिफिशियल वो ड्रामेबाजियाँ होती हैं, लेकिन कुछ जो वाक़तन कर रहे होते हैं उसका असर मरीज़ पे पड़ने लग जाता है कि अगर उसके अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हम जैसे हमारा ईमान है कि अगर आप दुआ करते रहें, नमाज की पाबंदी करते रहें, ख़ुद अपनी पाकीज़गी का ख्याल रखें, तो आपकी इम्यूनिटी इन चीज़ों के लिए स्ट्रॉन्ग होती है। क्या जो असल यानी जैसे आपने कहा कि जो जेन्युइन काला जादू करने वाले लोग हैं वो किसी अच्छे नेक शख्स पे भी हावी हो सकते हैं, उस पर भी तकलीफ़ उसको पहुँचा सकते हैं? हाँ, देखिए इसका भी दोनों पहलू हैं। एक तो ये कि इंसान प्रॉपर तरीके से पूरा अगर अपने आप को सिक्योर कर रहा है, जो दुआएं हैं, हिफाजत के वज़ाइफ हैं वो पढ़ रहा है और वो अपनी हिफाजत कर रहा है, तो वो अटैक करने वाला कर रहा है तो उसका वो हमला पूरी शिद्दत से इस पर असर नहीं अंदाज नहीं हो सकेगा। तकलीफ या नुकसान होगा लेकिन उतना नहीं होगा। हाँ, हो सकता है फिर भी। जिस तरह देखें एक शरीफ आदमी, महज़ब आदमी, उसको कोई लुटेरा, कोई बदमाश, कोई तकलीफ पहुँचा सकता है, बुरा कह सकता है, उसको कुछ स्नैचिंग कर सकता है, कि एक शरीफ होना ज़रूरी नहीं, शरीफ है तो उसकी मोबाइल नहीं छीनेगा या उसको हार्ट अटैक नहीं होगा या उसको खुदा या ना इसको एक और मिसाल में अगर दें कि एक सेहतमंद इंसान भी है तो कभी कभार कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया इतना स्ट्रांग होता है कि आप पे आपको बीमार कर देता है, लेकिन अगर आप कमज़ोर हुए तो वही बीमारी जानलेवा भी हो सकती है, जबकि अगर आप में स्ट्रेंथ मौजूद है तो वो हल्की फुल्की आपको बुखार नज़ला दे के फिर वो बीमारी चली जाएगी। है ना? आप क्या कहेंगे, जो हम पहले पर्सनैलिटीज़ की बात कर रहे थे, इसी तरह एक ख़ास पर्सनालिटी हमें ये भी नज़र आती है कि जैसे हम कहते हैं ना कि मुझे कोई बीमारी नहीं है लेकिन फिर भी मैं अपने आप को बीमार तस्वर करूँ, मुझे कोई ना कोई सिम्टम्स मैं इमेजिन करने लगूँ। ऐसे ही कई लोग ये इमेजिन करते हैं, शायद गलत करते हैं या सही करते हैं, कि उनको फीलिंग्स आ रही होती हैं कि जैसे उन पर किसी ने कोई जादू या कोई तावीज़ कर दिया है, लेकिन दर हकीकत नहीं होता। ऐसे लोगों की पर्सनालिटी में क्या चीज़ है? यानी वो लोगों को ब्लेम करने का बहाना ढूंढ रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स है और उसका कारोबार यकायक ठप हो जाता है, या एक खातून है उनके बच्चों की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, या बच्चों की इंतकाल हो जाता है, या किसी की शादी नहीं होती, तो ऐसे लोग आप देखें फ़ौरन रीज़न ढूंढते हैं और कहते हैं कि किसी ने कुछ करवा दिया हम पे। ये ख़ास पर्सनालिटी क्या है? देखिए, पर्सनैलिटी के हिसाब से तो नहीं सिद्रा, इसको आपके कुछ कल्चरल बिलीव्स होते हैं।
ठीक है। बीइंग मुस्लिम ज़ाहिरी बात है कि हर किसी के अपनी रिलीजन वाइज, आप जिन पे भी यकीन रखते हैं, आप जादू पे भी यकीन रखते हैं, आप बहुत सारे अपने इर्द गिर्द ऐसे मामलात होते हुए बाज़ दफ़ा देखते भी हैं और लोगों से सुनते भी हैं, तो उस तरह आपका माइंडसेट एक डेवलप होता है। जब खुदा न खास्ता ज़िंदगी में कभी आपको कोई भी ऐसी चीज़ आप इनकाउंटर कर रहे होते हैं और आपको कोई रीज़न नहीं समझ में आ रहा होता, तो इंसान की ये फितरत है कि वो कभी भी ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेना चाहता, सही। वो हमेशा दूसरे पे पुट करता है। हाँ। और जब उसको कोई भी नहीं मिल रहा होता तो फिर उसको एक वो जिसे आप कहें कि एक प्लस पॉइंट ये मिलता है कि कोई ऐसी गैर मरई शायद ताकत है, ठीक है, या किसी ने ऐसा इन्फ्लुएंस करा दिया है या किसी की नज़र है जिसकी वजह से यही है। और फिर उस कैटेगरी में आप कभी भी ये नहीं देखेंगे कि लोग दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम, यानी वो आपके करीब करीब या जिनसे ताल्लुकात में कोई आपकी अनबन होती है, आपके जहन में सबसे पहले उसी के ही नाम आते हैं या उनके बारे में ख्याल लेकिन कहने का मकसद ये हो, जैसे मुफ्ती साहब ने कहा कि इसमें बहुत सारे क्वैक्स भी हैं, अतारी भी हैं, जो ड्रामेबाजी, फकीर, पीर, ढोंगी बने हुए। 2 या 3 खवातीन बैठी हैं, तीनों का आके वो कहता है कि भाई मुझे लगता है आप पे भी कोई इन्फ्लुएंस है, आप पे भी कोई इन्फ्लुएंस है, आप पे भी। एक ने सोचा, भूल गई, दूसरे ने सोचा, थोड़ा बहुत कुछ करने की कोशिश की, तीसरी वो है जो बिल्कुल ही मुरीद बन गई और कहती है कि जी मुझे बताइए अब इसकी काट क्या होगी। इन तीनों की पर्सनालिटी में आप क्या फ़र्क देखेंगे? एक वल्नरेबल है ना, वल्नरेबिलिटी है, बिल्कुल। अल्लाह ताला ने आपको रीजनिंग एबिलिटी दी है, ठीक है, और फिर मैं कहूँगी अनफॉर्चुनेटली हर कोई उसे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है, कि आपकी सोचने समझने की सलाहियत जो होती है, अगर आपको कोई भी किसी, यानी मैं कोई करतब दिखाऊं, ठीक है, मैं कोई ऐसी टेक्निक बिल्कुल कर सकती हूँ जिसको देखने वाला जो उसके बारे में जानता नहीं है वो उसके इन्फ्लुएंस में आएगा, मेरा इंप्रेशन क्रिएट होगा। आप जब भी किसी के इन्फ्लुएंस या इंप्रेशन में होते हैं तो उसकी कही गई बात डायरेक्टली आपके लाशऊर को हमेशा हिट करती है और आपकी जो रीजनिंग एबिलिटी होती है उस वक्त काम नहीं करती। तो आप देखेंगे कि हमेशा जो लोग ज़्यादातर लॉजिक्स और उन सारी चीज़ों की बात करते हैं वो इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे। इसी वजह से कहा जाता है कि ज़्यादातर आपको इन्फ्लुएंस में ख़वातीन नजर आती हैं कि वो जल्द इमोशनैलिटी हाइटेंड होती है, जज्बाती होती हैं, जज्बातियत की कैफियत हमेशा हाइटेंड रहती है, और जब भी कभी कोई भी ऐसी चीज़ वो देखती हैं तो वो सामने वाले के इम्प्रेशन में आके उसे हकीकत ही समझती हैं। मुझे बताएं कि एक ख़ास तबका हमें नज़र आता है, देखें थोड़ी बहुत वल्नरेबिलिटी समझ में आती है, फिर कुछ लोग कुछ अपना छोटा मोटा नुकसान करने के बाद संभल जाते हैं। पैसे लुटाना तो बहुत आम बात है, जैसे मुफ्ती साहब भी कहते हैं कि आते ही आपके पैसों को ठगने के लिए हैं। दूसरा होता है कि जी अपना कोई काम निकलवाने लगे हैं, आपको इन्फ्लुएंस बना लें, आप उनको बिल्कुल मेंटेन करने लगें। लेकिन हम अक्सर ख़बरों में वो तबके की बात भी सुनते हैं जिसको इतना ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, जो अपने किसी रिश्तेदार को कत्ल करने पर आमादा हो जाए या कोई बहुत ही एक्सट्रीम मेजर उठाने पर आमादा हो जाए। तो वो कैसे करते हैं, उतना इन्फ्लुएंस ये लोग कैसे हासिल करते हैं आप? देखें, माइंड गेम है ना, माइंड पावर से खेलते हैं, राइट। और आप कभी भी जो इस तरह के एक्ट्स में कि किसी को आपने ख़त्म कर दिया, कत्ल कर दिया, उनको आप सिर्फ सिंपल ये नहीं, उनमें वल्नरेबिलिटीज़ कुछ नफ्सियाती पहलू के हवाले से अगर आप देखें तो जहनी तौर पर उनमें कुछ पसमानदगी होती है। बहुत सारी जहनी मसाइल ऐसे हैं जिनमें इस तरह की कैफियत मरीज़ खुद महसूस करता है, यानी उसे चीज़ें दिखाई भी देती हैं, सुनाई भी देती हैं, वो महसूस करता है, यानी उसके लिए वो हकीकत होती है, और वो कैटेगरी वो सीधे उसे जादू से लिंक कर देते हैं, जबकि वो बीमारी होती है। आपके ब्रेन में कुछ बाज़ दफ़ा ऐसे केमिकल इम्बैलेंसेस होते हैं जिनकी वजह से आपको रियलिटी समझ में आती है, जिसमें आप ये देखें कि अगर ऐसा कोई मरीज़ है, यहाँ पे इसको करने का प्रोग्राम का मकसद भी ये है कि हम एक आम फहम शायद समझते हैं कि किसी ने जादू कर दिया, लेकिन आंखें चढ़ जाना, हाथ पाँव का मुड़ जाना, हैलुसिनेट करना, आपकी आवाज़ का बदल जाना, आपका गुर्राना, ये वो तमाम अलामात हैं जो मुख्तलिफ साइकियाट्रिक या अदर प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं जिसको हम फौरी तौर पर समझते हैं शायद किसी ने अमल कर दिया या कोई चीज़ कर दी। मुफ्ती साहब, लेकिन ये तो चले हैलुसिनेशन की बात है कि किसी एक शख्स को ये सब कुछ नज़र आ रहा है। कुछ लोग जो ये क्लेम करते हैं कि शायद उन पर बंदिश हुई है, उनके घर से चीज़ें मिलती हैं। कभी वो कहते हैं कि जी कोई मरा हुआ परिंदा मिलता है, खून के धब्बे नज़र आ रहे हैं, या फिर कोई और इस तरह की गंदी गलीज़ चीज़ नज़र आ रही है। उनके बारे में क्या कहेंगे? ये उनके दिमाग का या जहन का फतूर है या उनके साथ हो सकता है कुछ किया जा रहा है? हाँ, देखिए होता यही कि मुख्तलिफ शैतानी पावर्स के ज़रिए से चीज़ें मुंतकिल की जाती हैं। ख़ासतौर पर ब्लड का आना, ये तो इतना कॉमन है कि जिससे दुश्मनी होती है। आमतौर पर उनके घरों में दीवारों पे, कपड़ों पे ब्लड के पूरे स्पॉट्स आए होते हैं, छींटे लगे होते हैं। ये कैसे आते हैं? यानी ये आप समझते हैं कि वो जो भी आमिल है वो जाके फेंकता है या फेंकवाता है ये चीज़ें, या कैसे होता है? वो जो मैंने कहा इनविजिबल पावर जो होते हैं, जो शैतानी क़ुव्वतें होती हैं, उसको मौकिल तो नहीं कहते, मौकिल तो नूरानी होते हैं, लेकिन जो शैतानी पावर्स होते हैं उनके ज़रिए से की जाती हैं। और इसके अंदर ख़ुद कभी कभी वो
इनविजिबल पावर्स ही इन्वॉल्व होते हैं कि वो किसी शख्सियत पे अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। यानी ये मोहब्बत की जो बात हो रही है कि मोहब्बत हम सिर्फ इंसानों में नहीं बल्कि दूसरी मखलूक़ात भी वो किसी पे कभी अट्रैक्ट कर रही होती हैं और उसकी वजह से उसको तंग करना। अच्छा, ये भी अक्सर मैं आपसे इस बारे में पूछना ही चाहती थी कि जो लड़कियां, यंग लड़कियां होती हैं, उनको अक्सर कहा जाता है ना कि जैसे मगरिब के वक्त बाल ना खोलें, छत पे ना जाएं, पेड़ के नीचे से ना गुजरें, जिन आशिक हो जाएगा। ये असल में होता है? बिल्कुल होता है जी हाँ। फिर वो सारी ज़िंदगी प्रॉब्लम भुगतने पड़ते हैं। अच्छा। हाँ, फिर ये अगर अंदर बॉडी में इन्फ्लुएंस कर जाए तो उमन होता है कि जो बंदिश का लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर रही हैं वो ये चीज़ें भी डाल देती हैं। कभी तो रिश्ते में बंदिश होती है, कई लड़कियां ऐसी होती हैं कि जिनमें एक आप देखें इरिटेशन होता है कि जहाँ रिश्ते की बात होगी तो वो मिजाज बदल जाएगा और हाइपर हो जाएंगे, गुस्सा होंगे, इतना इवन नहीं कि करने तो तैयार हो जाती है कभी कभी कि मैं मर जाऊंगी अगर आप लोगों ने रिश्ते की बात कहीं की। उस वक्त तो अपने आपे भी नहीं होती। तो वो चीज़ होती है शैतानी पावर। वो नहीं चाहता कि इसकी शादी किसी और से हो, बज़ाहिर वहाँ में लड़की नज़र आ रही होती है। अच्छा, ये असरात लड़कों के साथ भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं सिर्फ लड़की के साथ हो। आमतौर पर मिसालों में लड़कियाँ दी जाती हैं लेकिन लड़कों के ऊपर भी ऐसे भी असरात, बंदिश ऐसे हो जाती है। तो इसके कहने का मकसद है कि चीज़ें पॉसिबल हैं लेकिन इन चीज़ों से हमें अवॉइड करना है, बचना है। इन चीज़ों में बिलीव जितना हमारा यानी इसके खिलाफ बिलीव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो हम उतना अपने आप को सेव रख सकेंगे। जितना कमज़ोर हमारा पॉइंट होगा तो हर चीज़ में हम सोचेंगे कि अगर नॉर्मल चीज़ भी अगर हो रही है ना, हम समझेंगे शायद ये किसी अमल की वजह से हो रही है, क्योंकि 70% चीज़ें हमारी अपनी लाइफ की वजह से, अपनी तबीयत की वजह से, अपने मिजाज की वजह से हो रही होती हैं। लेकिन हम बिल्कुल आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त मेरे पास कम है, आपसे पूछना चाहूँगी कि अपने बचाव के लिए क्या तदाबीर कर सकते हैं? यानी कुछ लोगों का शायद